सर आज आप औरंगाबाद शहर के दौरे पे हैं। आज प्रोग्राम में भी आप शामिल हुए। तो सर इस प्रोग्राम में आपने जो है महाविकास आघाड़ी को जो है जिताने की अपील की है, तो ऐसा क्यों? भारत जोड़ो अभियान की तरफ से, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से और महाराष्ट्र के जितने भी सेकुलर प्रोग्रेसिव संगठन हैं, उन सब की तरफ से हम यहाँ औरंगाबाद में एक अपील लेके आए हैं कि देश बचाने का काम 2024 के चुनाव में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन काम अभी अधूरा है और उसे पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और उसके सहयोगियों की हार सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और हरियाणा चुनाव के बाद तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी कोशिश करेगी कि सूरज की रोशनी को पत्ते से छुपा ले। ये कामयाब न हो, इसलिए महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर से इन्हें सबक सिखाना है। जिन्होंने धोखे से सरकार बनाई उन्हें सबक सिखाना है, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय किया उन्हें सबक सिखाना है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आए, देश में लोकतंत्र को बचाने का काम करे। बाकी संघर्ष होते रहेंगे, करेंगे। पहले हम उस ज़मीन को बचा लें जिस ज़मीन पर खड़े होकर हम लड़ाई कर सकें। सर आपने एक अपील ये भी की कि एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी से आप बचना चाहिए वोटर्स में, तो ऐसा क्यों सर? मेरी और महाराष्ट्र के जितने भी तमाम ऐसे लोग हैं जो आज समझते हैं कि ये संविधान बचाने के लिए ज़रूरी है, सेकुलरिज्म बचाने के लिए ज़रूरी है, उन सब की सोच और समझ है कि आज की तारीख में कोई भी पार्टी जो सेकुलरिज्म के हमदर्द होने का दावा करे, संविधान का हिमायती होने का दावा करे, लेकिन धरातल पे वोट काटने का काम करे, वो सेकुलरिज्म और संविधान की हिमायती नहीं हो सकती। ऐसी ताकतों से खबरदार रहने की ज़रूरत है। और इसलिए मेरा तो वोट करने का बिल्कुल साधारण सा तरीका है। जो इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और उसकी पिछलग्गू ताकतों को हराए, उसको वोट देना ही अपने वोट का इस्तेमाल करना है संविधान के लिए। इसलिए ऐसी बाकी ताकतों से खबरदार और सावधान रहने की जरूरत है। सर इस सरकार ने जो है तारीखी औरंगाबाद शहर है, ऐतिहासिक है, बहुत पुराना है, इसका नाम बदलने का काम किया है। इससे क्या लगता है आपको? जो हालात नहीं बदल सकते वो सिर्फ नाम ही बदलते हैं। और जो सरकार सिर्फ यहाँ नहीं, सारे मुल्क में किया क्या है, इन्होंने नाम ही बदले हैं। नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं। अगर सरकार काम करती तो हालात बदलती। अगर कुछ बदल सकते हो तो बेरोजगारी बदलो, अगर कुछ बदल सकते हो तो महंगाई बदलो, अगर कुछ बदल सकते हो तो गुर्बत बदलो, किसान के हालात बदलो, मजदूर के हालात बदलो, औरतों के खिलाफ जो हो रहा है उसको बदलो, ये लिंचिंग और बुलडोज़र का जो नया रिवाज चला है उसको बदलो। नाम बदलना तो इसकी को कबूल करना है कि सरकार और कुछ भी करने के लिए कामयाब नहीं। सर आप देश भर में जाने जाते हैं राजकीय विश्लेषक, आपकी तरफ आपकी सभी की नज़रें होती है, मीडिया हो, सियासी पार्टियां हो, तो आपको क्या लगता है सर सियासत कैसी चल रही है देश में? आज हमारे देश में सिर्फ लोकशाही को खतरा नहीं है, गणतंत्र को खतरा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को खतरा है, हिंदुस्तान की नींव को, बुनियाद को खतरा है। और इसलिए बाकी तमाम बातों को बाजू में रख दें। इस वक्त देश बचाने के लिए हमें खड़ा होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने वो काम की शुरुआत तो की है, लेकिन काम अभी अधूरा है। गाड़ी खड्डे में जाने से बच तो गई, ब्रेक लग गई है। ब्रेक पब्लिक ने लगाई है, पार्टियों ने नहीं लगाई। लेकिन गाड़ी को रिवर्स करना और गाड़ी को दोबारा हिंदुस्तान के सपने की सड़क पे चलाने का काम अधूरा है। वो काम हमें पूरा करना है। तो यहाँ की सियासत में क्या लगता है आपको, चुनाव का नतीजा क्या आ सकता है? आपका स्टडी एक ज़माने में मैं भविष्य बताने का काम किया करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ। मुझे इसकी फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन करने में कतई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी ये है कि आपके ज़रिए जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो सब बैठ के
ये तय करें कि हम करेंगे क्या। ये कहना कि क्या होगा, ये तो सुस्त लोगों का काम है। कैसा भविष्य बनाएंगे वो हमारा काम है, वो हमें करना चाहिए। सर एक सवाल, एमआईएम ने खुलेआम प्रपोजल दिया है कि हमें यूटी के अंदर अलायंस में लिया, कांग्रेस के अलायंस में लिया जाए, तो उनका अपना भी एक वोटिंग वर्ग है, उसको भी तो उन्होंने कंट्रोल में रखना है, वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका हक है, इस देश के हर शहरी का हक है, हर नागरिक का हक है चुनाव लड़े। मगर मेरा भी हक है ये कहने का कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एमआईएम और एमआईएम जैसी दूसरी पार्टियां, मेरा एमआईएम से ना कोई मोहब्बत है ना कोई नफरत है, मैं जानता नहीं, मगर ऐसी तमाम पार्टियां जो अचानक कहीं आ जाती हैं, मैं आपके ज़रिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एमआईएम हैदराबाद में है, हैदराबाद में 6-7 एमएलए उनके रहते हैं, पूरे तेलंगाना में बहुत मुस्लिम आबादी है, एमआईएम वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ती? क्या खेल है इसके पीछे? महाराष्ट्र आए उससे पहले इसका हिसाब क्यों नहीं देते कि वो ये जंप करके क्यों आ रहे हैं, बाकी वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? हक है उनका, कानूनन हक है, लेकिन मेरा भी सवाल पूछने का हक है कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो जनता के मन में ले देकर यही शक पैदा होता है कि ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के तरीके हैं। मैं एमआईएम में शामिल हर इंसान पे सवाल नहीं उठा रहा, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, सब पार्टियों में होंगे। एमवीएम में जाने की डिमांड करे सो अलायंस मैं जानता जाने के लिए हूँ तैयार। लोकसभा चुनाव के वक्त प्रकाश अंबेडकर जी ने भी ऐसी बात कही, मगर एक तो होता है घोषणा करना और एक होता है ईमानदारी से वो करने की कोशिश करना। अब ये घोषणा है या ईमानदारी से वो जाने की कोशिश है, ये तो अंदर वाले लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जो प्रकाश अंबेडकर जी का जो अनुभव रहा, वो अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बारे में जो मैं सुनता हूँ, मैं तो खुद जानता नहीं, मैं तो नेगोशिएशन में नहीं हूँ, मैं जो सुनता हूँ कि उन्होंने घोषणा कर दी, मुंबई की रैली के स्टेज पे बैठ गए, लेकिन बाद में जिस स्पिरिट से अलायंस होना चाहिए था वो नहीं किया। तो क्या ये अलायंस करने की कोशिश है या कि पब्लिक को एक मैसेज देने की कोशिश है, ये आप बेहतर जानते हो। नहीं, असद अवैसी यहाँ आए थे, उन्होंने ऐलान भी किया था, सिर्फ 5 सीट लड़ाने का ऐलान किया था, तो उस पर कांग्रेस तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि भाई हम उतने छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अलायंसेस कभी भी पब्लिक में घोषणा करके नहीं होते हैं। अलायंस जिसकी नीयत होती है वो बैठ के बंद कमरे में आराम से खुल के बात करते हैं, उससे करते हैं। और पब्लिक में घोषणा करके अलायंस होते मैंने तो कभी नहीं देखे, आपने देखे हो तो आप बता दें। सर, आपके माध्यम से एक बात है, ये मशीनों को फेंक